हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। इसका नाम वेनेरेबल विजडम है और ये भारत का सबसे शक्तिशाली इंसान है। तभी वहां पर एक बंदा आता है, वो अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है, मालिक, हमें होंगचिया के यिंग यांग सेठ से इमोर्टल भगवत सिंह का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि यांग इनफान और ये किंग जी अफ्रीकन मार्केट में बिजनेस करने जा रहे हैं। बॉस कहता है, यांग इनफान ने न केवल दोनों कुमारा ब्रदर को मारा है, बल्कि उसने फ्लाइंग डिवीजन के मेरे उन साथियों को भी मार डाला है, जिन्हें मैंने बुद्धा के 4 चेहरे वाले मूर्ति को लाने का काम सौंपा था। यांग इनफान को रास्ते से हटाना ही होगा। टकला मोंग कहता है, ठीक है मालिक, मैं किसी को कहकर ये अरेंजमेंट करवा दूंगा। वो भी कहता है, शांत हो जाओ। यांग इनफान प्रिमोडियल लॉर्ड युआनजुन के कुछ ज्यादा ही करीब है। अगर हमने उसके साथ कुछ किया तो प्रिमोडियल लॉर्ड युआनजुन हमें इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम लॉर्ड की हत्या उसी ने की थी, इसलिए हम दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकते। टकला मोंग कहता है, तो मालिक हमें क्या करना चाहिए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बॉस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो कहता है, एक फूल, एक दुनिया, एक पेड़ और एक तैरता हुआ जीवन। भाई देखते देखते उसने जो जो चीज कहा था उसके हाथ में आ जाता है और आगे मंत्र बोलता है, एक मुस्कान और मिट्टी में मिल जाओ, एक सोच, एक खामोशी, फ्यूज हो जाओ। भाई उसके इतना कहते ही वो सभी लोग आपस में जुड़ जाते हैं और एक पिल बन जाता है। वो पिल को देते हुए कहता है, ये बुद्धिस्ट फ्रूट एकमात्र एब्सोल्यूट रियलिटी है। ये पिल मुझसे कमजोर किसी भी बंदे की पावर को सील कर सकता है और उसे नॉर्मल बंदा बना सकता है। और ये लो बुद्ध तालिस्मान है, इससे तुम किसी भी रियलम पर हो, ये तुम्हारी पावर को छिपा सकता है। मैं ये मिशन आल्बस को दूंगा और उसे कहूंगा इसे बिल्कुल दुर्घटना जैसे दिखाए, जिससे हमारे ऊपर प्रिमोडियल लॉर्ड युआनजुन का शक ना हो। टकला उस पिल और तलिस्मान को ले लेता है और कहता है, जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और किंग जी दोनों लोग एक एरोप्लेन के सामने खड़ी होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हनी, तुमने अपना प्राइवेट जेट कब खरीदा, ये कुछ ज्यादा ही अनसेसरी नहीं हो रहा है। किंग जी कहती है, डार्लिंग, आपकी वाइफ एक रिच वुमन है, उसके पास भरपूर पैसा है, वो जो चाहे वो खरीद सकती है, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम तो हमेशा सही रहती हो। किंग जी कहती है, मैंने प्राइवेट जेट इसलिए खरीदा है ताकि हमारा समय बचे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो सल्यूट मारता है और कहता है, हेलो मैडम और सर, मैं एल्बस हूँ और मैं फॉर्मर रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स का पायलट हूँ। आप दोनों की सेवा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। किंग जी कहती है, गुड 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 गुड, तो बताओ प्लेन में कोई खराबी तो नहीं है ना। वो भी कहता है, मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किंग जी हंसते हुए कहती है, तो चलो चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एरोप्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वाइन पी रहा होता है और कहता है, हनी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है अफ्रीका जैसी जगह पर कॉस्मेटिक बेचना क्या सही रहेगा। किंग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स सब कुछ सही रहेगा, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। अफ्रीका एक ब्लू ओशन है जहाँ पर परफ्यूम बहुत महंगा मिलता है। तो गाइस, ये ब्लू ओशन क्या होता है, ये एक अननोन मार्केट स्पेस होता है। किंग जी कहती है, वैसे तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए। वो भी कहता है, दरअसल आजकल मेरे लिए करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। और अपने मन में कहता है, असल बात तो ये है, हमें अभी तक हमले के पीछे का मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्फा कहता है, यांग इरफान, मुझे माफ करना, कलवा ने दावा किया है कि उसे कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक उसे ये भी अंदाजा नहीं है कि इन सभी के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। और तुम चिंता मत करो, हमने कलवा को सल्टा दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा सीरियस हो गया होता है। वो गुस्से में अपने मन में कहता है, आखिर इन सभी के पीछे है कौन। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि जियांग पोलांग भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाया। ऐसा लगता है मुझे नालनजुन से मदद मांगनी पड़ेगी, उसका प्रमोशन हो गया है, शायद वो इस मैटर को संभाल लेगी। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बोर हो गया होता है। वो कहता है, क्या हम लोग पहुंच गए हैं। किंग जी कहती है, नहीं, अभी 2 घंटे और बाकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बोरिंग यार, मैं बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ। तभी वहाँ पर अल्बस आता है और हंसते हुए कहता है, देवियों और सज्जनों, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। इतना कहते ही उसके हाथ में जो पिल था उसे तोड़ देता है। हमारा मेन कैरेक्टर और किंग जी दोनों लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट द फक, यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर की पावर सील होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरी पावर तो सील हो रही, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से किंग जी उठती है और कहती है, साले कुत्ते कमीने, तू है कौन और तू क्या चाहता है। वो बंदा तुरंत एरोप्लेन के डोर के पास पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है,
क्या तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? नर्क में जा और यमदूत से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। इतना कहने के बाद वो एरोप्लेन से कूद जाता है और हाँ गाइस, उसके पास पैराशूट था इसलिए वो बच जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी हालत खराब हो गई होती है। किंग जी, एरोप्लेन गिर रहा है, जल्दी से जाओ कॉकपिट में ढूंढो क्या कोई पैराशूट है। वो भी कहती है ठीक है। इतना कहने के बाद वो तुरंत जाती है और पैराशूट ढूंढने लगती है। कहती है नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इधर उधर सामान फेंकने लगती है। भाई ये भी डोरेमोन बन गया है। नहीं नहीं नहीं, ये भी गैजेट नहीं, ये भी गैजेट नहीं, ये भी गैजेट नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर अपना दांत पीसते हुए कहता है वो लोग मुझे मारना चाहते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक भी पैराशूट छोड़ दे। किंग जी घबराते हुए कहती है यांग इनफान, मुझे एक भी पैराशूट नहीं मिला, अब हम क्या करें? तुम अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खो चुके हो, अब तुम उड़ नहीं सकते, अब हम इस एरोप्लेन के साथ गिरने वाले हैं। मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड रुको, मैंने इससे पहले भी इसके जैसा एक एरोप्लेन देखा था, अगर मैं सही हूँ तो सीक्रेट कंपार्टमेंट में कम से कम एक तो पैराशूट होना चाहिए। भाई उसको पैराशूट मिल भी जाता है लेकिन वो हैरान होकर कहता है क्या सिर्फ एक ही पैराशूट? तभी किंग जी कहती है यांग इनफान तुम्हें कुछ मिला क्या? वो भी कहता है हाँ मुझे एक पैराशूट मिला, जल्दी से मेरे पास आओ और तुरंत इसे पहनो और नीचे जाओ। किंग जी घबराते हुए कहती है लेकिन यांग इनफान तुम्हारा क्या होगा? हमारा मेन कैरेक्टर उसे पैराशूट पहनाते हुए कहता है तुम सिली गर्ल, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे पास एक और पैराशूट है, तुम्हें पहनाने के बाद मैं उसे पहन लूंगा। किंग जी इधर उधर देखती है और अपने मन में कहती है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पैराशूट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किंग जी इन दोनों डोरियों से तुम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती हो, तुम इतनी समझदार हो कि तुम बड़े आराम से जमीन पर उतर जाओगी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। फिर वो बड़े जेंटल तरीके से उसके माथे पर किस करता है और कहता है किंग जी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें दोबारा एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया, प्लीज इस बात से मुझसे नाराज मत होना। किंग जी की आंख से आंसू निकल जाते हैं। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को गले में भर लेती है और कहती है यांग इनफान तुम झूठ बोल रहे हो है ना, तुम्हारे पास एक भी पैराशूट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे धक्का मार देता है और कहता है किंग जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हस्बैंड को कोई भी नहीं मार सकता। वहीं पर किंग जी डर के मारे बहुत चिल्ला रही होती है। वो कहती है यांग इनफान नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेन कैरेक्टर कहता है हनी अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं किंग जी नीचे गिर रही होती है, उसका पैराशूट खुल जाता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैनुअल फ्लाइंग सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। वो जाकर तुरंत पायलट के सीट पर बैठ जाता है और कहता है स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर बाकी सब कुछ खराब हो गया है। मुझे अब भी याद है जब मैं पिछली बार अफ्रीका में मिशन करने आया था तो यहीं कहीं आसपास में एक झील थी। खैर मुझे नहीं लगता कि आज के दिन मेरी मौत होगी। इतना कहने के बाद वो उस झील की तरफ एरोप्लेन को लेकर जाने लगता है। फिर वो एरोप्लेन के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और कहता है ये झील तो बड़ी छोटी है, मुझे एरोप्लेन के और नीचे जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अब मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए, मुझे मरना है जीना अब ये ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहने के बाद वो एरोप्लेन से कूद जाता है और सीधे झील के अंदर गिरता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मिड सेक्शन के ग्रेट वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बहुत घबरा कर भाग रहा होता है। इस ग्रुप का नाम केनिया मर्सिनरी डिवीजन है। वहीं पर एक बंदा बड़े मजे से दारू पी रहा होता है। वो कहता है उन होंगसिया भाड़ के सैनिकों के माओताई को कोई भी नहीं हरा सकता। तभी एक बंदा दौड़ कर आता है। वो कहता है बॉस बॉस आसमान से एक देवी गिरी है, ऐसा लग रहा है कि वो ईस्ट एशिया से आई है। ये सुनकर बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है क्या क्या कहा तुमने, मुझे वहां पर तुरंत लेकर चलो। वो भी कहता है यस बॉस। फिर हम देखते हैं वो बॉस किंग जी का आइडेंटिटी कार्ड देखता है और कहता है ये कोई देवी नहीं है बल्कि ये होंगसिया की बिजनेस वूमन है, मुझे लगता है ये होंगसिया की बहुत हाई स्टेटस वाली बंदी है। इस पर तुम मेरे साथ चलो, हम इसे होंगसिया के भाड़े वाले सैनिक के पास भेज देंगे। वो भी कहता है यस सर। उसके बाद वो दोनों लोग मतलब तीनों लोग, अपनी किंग जी भी है ना, वो तीनों लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी झील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है। वो इधर उधर देखती है और कहती है यहाँ पर कोई नहीं है, चलो ठीक है। इतना कहने के बाद अपने कपड़े निकालती है और उस झील में छपाक कूद जाती है। वो कहती है ओहो नहाकर मजा गया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी अचानक से उसको पानी के नीचे कुछ दिखाई देता है, वहां से बुलबुले उठ रहे होते हैं। जब वो उसके पास देखती है वहां पर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो ऊपर आ गया होता है। वो लड़की तुरंत अपना सामान ढक लेती है और जोर से चिल्लाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बड़ी कमजोर आवाज में कहता है सॉरी लेडी, मैं ऐसे देखना नहीं चाहता था। वो लड़की कहती है अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, रुको एक सेकंड रुको, तुमने अभी क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है ये स्वाहिली लैंग्वेज बोल रही है, दुर्भाग्यवश मुझे इस लैंग्वेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर भी वो जैसे तैसे कहता है मुझे बहुत चोट लगी है, मैं घायल हो गया हूँ।
प्लीज बचाओ मुझे। इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा स्पिरिचुअल ऊर्जा सील हो गया है और मेरा दायां पैर और बायां हाथ दोनों टूट गया है। अगर ये लड़की नहीं आती तो आज मैं इसी झील में मर जाता। वो लड़की खुश होते हुए कहती है वाह तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सबसे पहले किनारे पर लेकर चलती हूँ। इतना कहने के बाद वो जैसे तैसे घींच घाच कर उसे समुद्र के मतलब झील के किनारे लेकर आ जाती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को कंधे से सहारा देती है और कहती है मेरा नाम आयका है और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। वो भी कहता है मैं होंगसिया से आया हूँ और मेरा एरोप्लेन क्रैश हो गया था, तुम मुझे यांग इनफान कहकर बुला सकती हो, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए प्लीज मेरी तरफ से ये घड़ी ले लीजिए। वो भी कहती है क्या ये आप मुझे देना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है, वैसे भी मैंने इसे अपने क्लैन के हेड के पास देखा था, इसे गायों के 20 खाल में खरीदा जाता है, मैं इसे नहीं ले सकती। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो गॉड की इच्छा है, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट के रूप में दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपनी लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। आयका कहती है क्या भगवान की इच्छा है? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने घर लेके जाने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को। हम 5 मिनट बाद देखते हैं आयका हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर अपने घर पहुंच गई होती है। वो कहती है माँ मैं घर वापस आ गई। तभी घर के अंदर से एक ओल्ड टाइप की लेडी निकलती है जिसका शरीर कांप रहा होता है। वो कहती है आयका ये लड़का कौन है? मॉम इसका नाम यांग इनफान है और ये होंगसिया से आया है, ये बहुत घायल था, मैं इसे अपने घर लेकर आई ताकि मैं इसके घाव को ठीक कर सकूं। मेन कैरेक्टर कहता है हेलो आंटी, आपको परेशानी देने के लिए मुझे बहुत खेद है। और वो अपने मन में कहता है ये आंटी तो बहुत कांप रही हैं, कहीं इनको कपकपी की बीमारी तो नहीं हुई है। आयका की माँ कहती है ठीक है तुम लोग अंदर आ जाओ। अब हम देखते हैं आयका हमारे मेन कैरेक्टर को दवा दारू लगा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी माँ को क्या हुआ, वो इतना कांप क्यों रही थी? वो कहती है मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ को एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है जिससे उनका शरीर हमेशा कांपता रहता है। समन ने कहा है कि ये गॉड की तरफ से पनिशमेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है लकली सच कहूँ तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, यानी तुम्हारा भाषा में मैं भी एक समन हूँ, मुझे तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक करने का बस एक मौका दो। वो लड़की शौक हो जाती है और कहती है क्या क्या सचमुच में तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? फिर थोड़ी देर बाद आयका अपने माँ को बुला कर लाती है और उसकी माँ कहती है ओमो नदी के पास 12 कबीले हैं जिनमें से केवल 5 ही कबीले के पास समन है और बाकी कबीलों के पास समन नहीं है, उनमें से हमारा 10 गाँव भी आता है। गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, 10 गाँव का नाम है। क्या तुम सचमुच में एक समन हो? हमारा मेन कैरेक्टर अपना नीडल निकालता है और कहता है हाँ मैं समन हूँ और सच कहूँ तो आपकी ये जो बीमारी है वो बहुत मामूली से बीमारी है, मैं तुरंत इसको ठीक कर दूंगा। आयका की मॉम कहती है ये तो स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है, तुम तो सच में एक ग्रेट समन हो। फिर वो तुरंत घुटनों पर आ जाती हैं, उनका शरीर अब भी कांप रहा होता है। वो कहती हैं हे ग्रेट समन, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारा मेन कैरेक्टर उनका हाथ पकड़ के उन्हें उठाने लगता है और कहता है अरे 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 आप घुटनों पर मत आइए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब बराबर हैं। वो भी कहती है क्या हम लोग बराबर हैं, लेकिन समन का स्टेटस तो हमारे चीफ हेड से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। समन लोग तो बिना कारण के हम लोगों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? मेन कैरेक्टर अपना नीडल निकाल लेता है और कहता है मैं उन जैसा नहीं हूँ, आंटी प्लीज पीछे मुड़िए और अपना कपड़ा नीचे कर दीजिए, मैं इस नीडल को आपके कमर के नीचे लगाऊंगा। आंटी भी पीछे मुड़कर अपना कपड़ा नीचे से थोड़ा सा सरका देती है। हमारा मेन कैरेक्टर नीडल लगाते हुए कहता है आंटी आप मुझे पूरी तरह से अफ्रीकन नहीं लगती, क्या आप में से कोई होंगसिया से है? आंटी कहती है हाँ हमारे पूर्वज होंगसिया से हैं। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है तो इसी वजह से ये लोग पूरी तरह से अफ्रीकन नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना काम कर चुका होता है। वो कहता है आंटी काम हो गया, आपका इलाज हो गया। आंटी कहती हैं क्या इतना जल्दी इलाज हो गया? अरे एक सेकंड रुको, अब मेरा शरीर कांप नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। आयका अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है आपने मेरे माँ का इलाज किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट समन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का पेट भूख के मारे गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, वो शर्म से लाल हो जाता है और अपना पेट को पकड़ लेता है। आयका की मॉम कहती है ओ माय गॉड ग्रेट समन, अब बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। आयका तुम यहीं रुको और ग्रेट समन को एंटरटेन करो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तभी एक लड़की अपने कंधे पर एक पैंथर को टांग कर लाती है। वो कहती है आयका जल्दी से बाहर निकलो, देखो आज मुझे क्या मिला है। तो गाइस अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम गबूरी है और ये इस गाँव की सबसे शक्तिशाली वॉरियर है। आयका आवाज सुनकर घर
से बाहर आ जाती है। गबूरी उस पैंथर को अपने कंधे पर से उठाकर जमीन पर पटक देती है और कहती है, आयका ये एक पैंथर है, अब मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। आंटी के लिए और तुम्हारे दोनों बहनों के लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी उसकी नजर सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाती है। वो कहती है, आयका ये बंदा कौन है? आयका कहती है, ये ग्रेट समन है, इनका नाम यांग इरफान है, और यांग इरफान ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसका नाम गबूरी है, और ये 10 गांव की सबसे शक्तिशाली वॉरियर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस गबूरी, और अपने मन में कहता है, ये लड़की सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खून की बहुत प्यासी है। ये जन्म के साथ ऐसी नहीं थी, बल्कि उसका उम्र बढ़ने के साथ साथ उसने इसे हासिल किया है। गबूरी गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है, समन। उसके बाद वो तुरंत अपना तलवार निकाल लेती है और कहती है, मैंने पहली बार इतने कम उम्र के समन को देखा है, ये जरूर कोई धोखेबाज है। हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है। वो कहती है, अरे 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 तुम गलत समझ रही हो। तभी बीच में आयका आ जाती है। वो कहती है, गबूरी अपना चाकू नीचे करो, भले ही इनका उम्र कम है लेकिन इन्होंने मेरी माँ की बीमारी को ठीक किया है। लेकिन भाई गबूरी उसे धक्का मारकर हटा देती है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यही करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।